नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में G20 समिट हो रहा है, लेकिन विदेशी मीडिया का कहना है कि मोदी G20 का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं और G20 कार्यक्रम में अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाकर 2024 के आम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। CNBC इंटरनेशनल की रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट किया है। रिपोर्टर का कहना है कि दिल्ली की गलियों में हर जगह मोदी का चेहरा लगाकर पोस्टर लगाए गए हैं। PBS वेबसाइट के मुताबिक मुस्कुराते हुए मोदी का फोटो लगाया गया है, जो सबसे अलग दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने पर मोदी हैं और भारतीय टीवी चैनल विश्वगुरु विश्व के नेता के साथ उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। सार्वजनिक भाषणों में उनके मंत्री उन्हें उभरते भारत के प्रबंधक के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। रिपोर्ट का कहना है कि मोदी को लेकर किए जा रहे विज्ञापन की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को भी दिखाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जहां शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता देश के लिए गौरव का क्षण है, वहीं मोदी सरकार ने इसका इस्तेमाल नेता की छवि को बढ़ाने और अगले साल होने वाले चुनाव से पहले अपनी पार्टी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया है। विदेशी मीडिया के अनुसार शिखर सम्मेलन से पहले ऐतिहासिक स्मारक, हवाई अड्डे और प्रमुख स्थल इस वर्ष के G20 लोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें भारतीय ध्वज के रंगों का उपयोग किया गया है और कमल बनाया गया है, जिसके अंदर एक ग्लोब की तस्वीर है। विपक्ष का कहना है ये कोई संयोग नहीं है कि कमल मोदी की भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। रिपोर्ट के अनुसार इस बीच उनके मंत्रियों ने स्पष्ट कर दिया है कि शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह ने फरवरी में एक वायर सर्विस से कहा, अगर G20 मोदी के समय में देश में आया और ये सफलता के साथ पूरा हुआ तो इसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। G20 के कारण दिल्ली में साफ सफाई और यातायात रोका गया। केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों और जिले में होटल, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खान-पान, कचरा प्रबंधन जैसी सेवाओं में शामिल वाहनों को इंडिया गेट, सी हेक्सागन और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि दिल्ली में जो गरीब झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं, उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। झुग्गी बस्ती में रहने वाली खुशबू देवी का कहना है कि हमसे कहा गया कि इलाका खाली करो, हमको सफाई करनी है। उन्होंने कहा कि सफाई करिए, लेकिन हमको हटा के सफाई क्यों कर रहे हैं? गरीबों को नहीं दिखाना है तो चादर और पर्दा डाल दीजिए। एक अन्य महिला रोकर अपनी व्यथा बता रही है, साथ ही कह रही है कि हमारी हाय लगेगी। इसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है, राजा को पसंद नहीं गरीब, उसे शौक है अमीरों का, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी गाड़ियों का, अमीर दोस्तों की सोहबत का। G20 बैठक में हिस्सा लेने आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में वार्ता हुई। इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने तस्वीरें जारी की हैं। गौरतलब है कि शनिवार से दिल्ली में G20 देशों का शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें शिरकत के लिए दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को G20 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आकर अपने हिंदू होने से लेकर खालिस्तान और व्यापार समेत तमाम मुद्दों पर बात की। समाचार एजेंसी NI से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं और इसी तरह मेरा पालन पोषण हुआ है। मैं ऐसा ही हूं। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों तक मेरे यहाँ रहने के दौरान मैं किसी मंदिर के दर्शन कर सकूंगा। अभी रक्षाबंधन था, जिसमें मेरी बहनों ने मुझे राखी बांधी। मेरे पास दूसरे दिन ठीक से जन्माष्टमी मनाने का समय नहीं था, लेकिन उम्मीद है, जैसा कि मैंने कहा, कि हम अगर किसी मंदिर जाएं तो मैं इसकी भरपाई कर सकूंगा। मेरा मानना है कि आस्था एक ऐसी चीज़ है जो हर उस व्यक्ति की मदद करती है जो अपने जीवन में आस्था रखता है। राहुल गांधी ने इंडिया और भारत को लेकर चल रहे विवाद को लेकर कहा है कि दिलचस्प बात है, हम जब भी अडानी पर सवाल उठाते हैं, मोदी जी एक नया डिस्ट्रक्शन लेकर आ जाते हैं। राहुल ने कहा कि इंडिया या भारत भी एक ऐसा ही मुद्दा है। बता दें, बीजेपी नेता लगातार इंडिया को गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं। हालांकि इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। भारत तो पहले से ही भारत है। लोगों का कहना है कि जब 2004 में मुलायम सिंह यादव भारत को लेकर प्रस्ताव लेकर आए तो बीजेपी ने विरोध क्यों किया था? अपनी यूरोप यात्रा के दौरान बेल्जियम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चौतरफा हमला हो रहा है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को दबाने की कोशिश पर यूरोपीय संघ के हलकों में चिंता है। दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में डिनर पर कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने को राहुल गांधी ने विपक्ष की अवहेलना बताया है। राहुल ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। यह आपको कुछ बताता है? यह आपको बताता है कि वो भारत की 60% आबादी के नेता को महत्व नहीं देते हैं।
ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है और इसके पीछे किस प्रकार की सोच है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और संस्थाओं के ढांचे पर हमले हो रहे हैं। ये कुछ लोगों के समूह द्वारा किया जा रहा है। इस बारे में सभी जानते हैं। भारत में लोकतंत्र के लिए संघर्ष का जिम्मा हमारा है और हम इसे आगे ले जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हमारी संस्थाओं और आज़ादी पर हमले बंद हों। उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ साथ अन्य समुदायों, दलितों, आदिवासियों पर भी हमले हो रहे हैं। हमारे देश के प्रकृति को बदलने की कोशिश हो रही है। राहुल ने कहा, ये दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। मैं इसे कहता हूँ महात्मा गांधी के विजन और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को ब्रसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो और उनकी पार्टी अदानी की आलोचना क्यों करती है। उन्होंने कहा कि हमें निजी या सरकारी सेक्टर से कोई समस्या नहीं है। हमें इस बात से दिक्कत होती है कि जब एक दो लोग पूरे देश को वित्तीय तौर पर नियंत्रित करने लगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर एमएसएमई सेक्टर को निशाना बनाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी से हमारी दिक्कत यह है कि वो बंदरगाहों, हवाई अड्डों, कृषि, अनाज गोदामों, रियल एस्टेट और सीमेंट बिजनेस को नियंत्रित करते हैं। ये भारत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियों ने एक व्यवस्थित ढंग से हमारे रोजगार तंत्र की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली एमएसएमई सेक्टर को निशाना बनाया है। जिन सीटों पर उपचुनाव को विपक्षी गठबंधन इंडिया और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच पहली परीक्षा बताया जा रहा है, उसके नतीजे आ गए हैं। घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह को 1,24,427 वोट मिले हैं, जबकि दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 42,759 वोटों से जीत गए हैं और बीजेपी की ओर से उतारे दारा सिंह हार गए हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव सपा के दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के कारण जरूरी हो गया था, जो भाजपा में चले गए थे। हालांकि अब उनको करारा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा के लिए उपचुनाव को विपक्षी इंडिया गठबंधन और सत्ताधारी एनडीए के बीच सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हुए इस शक्ति परीक्षण में गठबंधन इंडिया ने एनडीए को मात दे दी है। घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को करारी शिकस्त दी। सपा प्रत्याशी की जीत से गदगद अखिलेश यादव ने इस कामयाबी को इंडिया को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया की रणनीति जीती है और 2024 में एनडीए का यूपी से सफाया होगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने घोसी में जीत पर कहा है कि इंडिया ने एनडीए को हराया। इंडिया वाले जीते, अडानी वाले हारे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। यूपी घोसी में सपा उम्मीदवार ने 43,000 वोटों से भाजपा को हराया है। बंगाल में टीएमसी ने उस सीट पर विजय हासिल की जो भाजपा की थी। लोकसभा चुनाव के पहले ये परिणाम परिवर्तन का बड़ा संकेत है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को बधाई दी है। यूपी के घोसी में हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत के बाद एनडीए के यूपी के सहयोगी दल नतीजे आते ही आपस में ही भिड़ गए हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे हैं। एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी ने तो घोसी की हार के पीछे भाजपा के भीतरघात को कारण बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मतदाता पार्टियों के बजाय उम्मीदवार के चेहरे पर वोट डालते हैं। घोसी में भी लोगों ने उम्मीदवार के चेहरे पर वोट किया है। इसके अलावा बीजेपी के कुछ लोगों ने भीतरवाद भी किया है। उपचुनाव के नतीजों को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बीजेपी के कुछ लोगों ने संजय निषाद का विरोध कराकर अपना ही नुकसान कराया है। केरल की सीट पुथुपल्ली सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 36,000 से अधिक मतों से शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस के एडवोकेट चांडी ओमन ने सीपीआईएम के जैक सी थॉमस को करारी शिकस्त दी। वहीं पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर टीएमसी जीत गई है। यहां से टीएमसी उम्मीदवार निर्मल चंद्र राय 4,309 वोट से जीत गए हैं। उनको 97,613 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 93,304 वोट मिले। अब तक आए रुझानों के मुताबिक उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी जीत गई है। बीजेपी के पार्वती दास को कुल 33,247 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के बसंत कुमार को 30,847 वोट मिले। बीजेपी 2,405 वोटों से जीत गई। इसके अलावा झारखंड के उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी को 1,317 वोट मिले और एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी को 83,164 वोट मिले। इस तरह बेबी देवी 17,153 वोटों से जीत गई हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।